Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will discuss important history PYQs of SSC CGL. So इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो SSC CGL में 2 दिसंबर 2022 को पूछे गए थे। ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है। इस पूरी सीरीज में मैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस कर रहा हूं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में और 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया मुझे पढ़ाते हुए। तो देखिए पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द इंग्लिश कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन हुडसन, वॉरेन हेस्टिंग या रॉबर्ट क्लाइव। इनमें से किसने ब्रिटिशर्स को लीड किया था इन बैटल ऑफ प्लासी। सो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था। 1757 में हुआ ये बैटल। एक तरफ थे ब्रिटिशर्स की तरफ, यानी ब्रिटिशर्स में कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। उनके अगेंस्ट में थे सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब दौला। और बहुत बड़ी फोर्सेस होने के बावजूद भी सिराजुद्दौला हार गए। क्यों हारे? क्योंकि इनको चीट किया था मीर जाफर ने, ओमी चंद ने। सो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नवाब ऑफ बंगाल को चीट करते हैं और रॉबर्ट क्लाइव का साथ देते हैं और इसी की वजह से हार जाते हैं सिराजुद्दौला। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब बनाए जाते हैं मीर जाफर। सो आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा, हरियाणा एंड बुक्का ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया और विजयनगर एक शहर बसाया इस नदी के ऊपर। वो नदी का नाम पूछा है, ऑप्शन है बेतवा, तुंगभद्र, महानदी एंड तापी। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि ये सबसे पास में कौन सी नदी जा रही है, तुंगभद्रा, जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इवन आगे चल के यहां पे जो बहमनी सल्तनत दिख रही है, इन दोनों के बीच में क्लैश की वजह भी यही तुंगभद्रा दोआब रहेगा। तो इसका आंसर है तुंगभद्रा नदी। हरिहरा एंड बुक्का ने स्टार्ट किया था विजयनगर एम्पायर। संगम डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद विजयनगर में सुलुवा डायनेस्टी आई, अरावीडू डायनेस्टी आई। तो ये अलग अलग डायनेस्टीज हैं। तो 1336 में जब दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक का राज था, उसी एरा में नीचे की साइड अपने पेनिनसुलर पार्ट में एक नई एम्पायर एग्जिस्टेंस में आती है जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। और इसके 11 साल के अंदर ही बहमनी भी एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, यानी 1347। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल यह है कि इनमें से कौन सा रूलर्स का कॉम्बिनेशन सही है। यानी पहले आपका रूलर होना चाहिए, उसके बाद उसके पहले वाले राजा का नाम। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये याद रखिएगा, पहले जो पहले वाला राजा है वो बाद में आना चाहिए, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गलत, गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद तुगलक गलत, जलाल के बाद अलाउद्दीन गलत, अलाउद्दीन से पहले जलालुद्दीन करेक्ट। तो आंसर इज ए। एक खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से 1320 तक रूल किया। चौथा क्वेश्चन है, मैन्युस्क्रिप्ट, ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है। ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। लैटिन लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट डिराइव हुआ है मैन्युस्क्रिप्टम से। और मानस मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्टम आया स्क्रीबर से, जिसका मतलब होता है राइट, यानी हैंड रिटन चीजें।
और इसकी स्टडी को कहते हैं पैलियोग्राफी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को समझने के लिए। अगला सवाल है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने गर्ल्स के लिए स्कूल कहां स्टैब्लिश किया था? ऑप्शन बॉम्बे, सूरत, लाहौर, कलकत्ता। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम हम सब लोग जानते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश किया था और वो कहां पे किया था। तो इस सवाल के बहुत ही बेसिक अगर मैं तरीके से आपको समझाऊं तो इसका आंसर है कलकत्ता। पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हमको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बंगाल से आते थे और एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट थे। इनका यह मानना था कि जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से होती है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के खिलाफ भी बहुत एक स्ट्रांग मूवमेंट चलाया। विडो रीमैरिज के स्ट्रांग एडवोकेट थे। इन्हीं की प्रेशर की वजह से, इन्हीं की मोबिलाइजेशन की वजह से ब्रिटिशर्स को फोर्सफुली पास करना पड़ा विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। इनको जो विद्यासागर का ये जो आगे सरनेम मिला है, ये एक तरीके से ओरिजिनल नाम में नहीं था। विद्यासागर क्यों? क्योंकि एबंडेंस ऑफ नॉलेज था इनके पास, और ये टाइटल मिला था इनको संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसीलिए यहां से इन पे सवाल बनता है, और ये इसका आंसर है डी, कलकत्ता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं उन पे एक ना एक सवाल जरूर आता है। जैसे कौन कौन हो गए? राजा राम मोहन रॉय हो गए, स्वामी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद, उसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कहता है, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 में कितने साल तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल डाला जा सकता था विदाउट ट्रायल? आंसर है 2 साल। देखिए एक तरीके से ये प्रिवेंटिव एक्ट था, मतलब कि अगर ब्रिटिशर्स को ये शक भी है, उनके मन में ये डाउट है कि ये कोई इंडियंस कुछ करने वाला है, ये पर्टिकुलर इंडियन कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो वो अरेस्ट कर लेंगे। अब ये बहुत सारी चीजों में फॉल्स कंडीशन पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली में ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का एक एक्सटेंशन था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। चलिए वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड तो एक्सेप्टेबल है कि यहां ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि रेबेलियन ना हो, पर अब तो वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश हो चुका था। उसी को एक्सटेंड करते हुए, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को फॉलो करते हुए, एक तरफ तो रिफॉर्म अनाउंस किए ब्रिटिशर्स ने और दूसरी तरफ ये रॉलेट एक्ट इसको अनाउंस कर दिया गया। ये रॉलेट एक्ट में किसी को भी बिना कोई प्रूफ के 2 साल तक जेल डाला जा सकता था। पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी होती थी बिना पुलिस वारंट के अरेस्ट करने की। प्रेस पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गई। इंडियंस बहुत ज्यादा नाराज हुए इस एक्ट से और बहुत सारे लोगों ने इसके प्रोटेस्ट में सरेंडर किया अपने टाइटल्स। इंडियन काउंसिल के बहुत सारे मेंबर्स ने अपनी पोजीशन को सरेंडर किया। किन किन लोगों ने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मदन मोहन मालवीय ने, मजहर उल हक ने। गांधी जी ने इस एक्ट को बोला ब्लैक एक्ट। इसी के अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। इसी के अगेंस्ट में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू अरेस्ट होते हैं। देन उसके प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग मैस्करे होता है। तो ये बहुत सारी चीजें रॉलेट एक्ट से जुड़ी हुई और ये मोस्ट डिफाइनिंग मूवमेंट में से एक था। अगले सवाल पे मूव करते हैं। एट प्रेजेंट ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है? देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड इंडिया में पूछी गई है, तो इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर से कलकत्ता जाती है। कश्मीर टू कन्याकुमारी, चेन्नई टू कलकत्ता नहीं, आंसर इज अमृतसर टू कलकत्ता। सो ग्रैंड ट्रंक की रोड की बात करें, वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट मेजर रोड है। ये सेंट्रल एशिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लिंक करती है और ये बांग्लादेश में एकदम म्यांमार बॉर्डर तक जाती है और उधर पाकिस्तान में जाती है
बहुत सारा एरिया कवर करती है, लेकिन यहां सवाल स्पेसिफिकली इंडिया में पूछा गया। सो पाकिस्तान से इंडिया में एंटर करते हुए अमृतसर से लेके कलकत्ता तक ये इंडिया में लाई करती है। ये पुराने कुछ रोड्स थी जिसको इंप्रूव किया गया था, रीअलाइन किया गया था बाय शेर शाह सूरी। सो और अफगानिस्तान वाला जो एंड था, अफगानिस्तान वाला हिस्सा था, उसको महमूद शाह दुरानी ने बनवाया था। ब्रिटिश पीरियड में भी ये सड़कें दोबारा बनाई गई, रेनोवेट की गई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सड़कें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सड़क थी। सो इंडिया में ये लाई करती है अमृतसर से लेके कश्मीर तक, सॉरी अमृतसर से लेके कलकत्ता तक। स्लिप ऑफ टंग हो गया। अगला सवाल है ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है 1775 में और फिनिश होता है 1782 में। वॉर एक्चुअली में नहीं, लेकिन उसका बैकग्राउंड यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ट्रीटी साइन हुई थी। सूरत साइन हुई 1775 में, 1776 में पुरंदर साइन हुई, 1789 में वडगांव साइन, सॉरी 1779 में वडगांव साइन हुई, एंड 1782 जो कि पूरे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को फिनिश करती है, वो साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। पहले एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स जीत गए थे और मराठास को हार का सामना करना पड़ा था। ये ट्रीटी मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुई थी और एक्चुअल में साइन करने वाले थे महादजी सिंधिया। तो मराठास के एंड पे किसने साइन किया था? महादजी सिंधिया ने, और उधर से वॉरेन हेस्टिंग की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। इस ट्रीटी के टर्म्स थे कि सैलसीत और बरूच ब्रिटिशर्स अपने पास रखेंगे और बोला मराठा से कि आप हैदर अली को डिफीट करने में हमारी मदद करिए। इस पर्टिकुलर ट्रीटी के बाद 20 साल के लिए दोनों के बीच में लड़ाइयां नहीं होती। फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स किस किस के बीच में लड़ाइयां नहीं होती है? ब्रिटिशर्स एंड मराठास के बीच में। तो याद रखिएगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इस ट्रीटी से एंड हुआ। टोटल 3 वॉर हुए थे। सेकेंड वॉर फिर 1803 के आसपास स्टार्ट होता है, 1805 तक चलता है। थर्ड 1817 से 1818 तक चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? हर्षवर्धन लगभग 1400 साल पहले रूल करता था। देखिए हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है 606 से 647 एडी। तो नियरली लिखा है तो पॉइंट चल जाएगा। ह्यून सांग ने बहुत सारा टाइम हर्षा के कोर्ट पे व्यतीत किया। देन ये भी करेक्ट है, इसी के टाइम पीरियड में ह्यून सांग आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। हर्षवर्धन की बायोग्राफी को लिखा है बाय हरि सेन, सॉरी बाय बाणभट्ट। यहां बाणभट्ट है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये पॉइंट भी करेक्ट। पॉइंट जो गलत था वो सी पॉइंट गलत था, क्योंकि हरि सेन हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट नहीं था, ये समुद्रगुप्त का था। समुद्रगुप्त जो थोड़ी टाइम पहले गुप्ता डायनेस्टीज में रूल कर रहा था। हर्षवर्धन बाद में आया है, समुद्रगुप्त पहले। तो इसी हरि सेन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। इन पे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, हरि सेन पे, समुद्रगुप्त पे, हर्षवर्धन पे। तो यहां पे नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर इज सी। अगला पूछा है मंगोल रूलर गेंगीज खान की मृत्यु कब हुई? गेंगीज खान, जिसको आप चंगेज खान के नाम से भी जानते हैं, तो ये मंगोल रूलर था। ये पहला फाउंडर था खगान ऑफ मंगोल एम्पायर का। इनके पास एक एरा में बहुत ज्यादा लैंड एम्पायर थी। अपनी ज्यादातर टाइम इन्होंने मंगोलों को यूनाइट करने में लगाया। इन्होंने बहुत सारा एरिया चाइना और सेंट्रल एशिया में कब्जा किया
और टाइम पीरियड पूछा गया तो टाइम पीरियड 1162 से लेके 1227। अब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये नहीं पता होता है बच्चों को, और अगर नहीं पता हो तो कोई ऐसी बात नहीं है इस पे, क्योंकि ये देखिए बहुत ज्यादा टफ और फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। कई बार पेपर में जानबूझ के ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, एक तरीके से लगता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा हो कि तुम्हारी लिमिट कितनी है पढ़ने की। तो ये चंगेज खान के नाम हम लोगों ने बहुत सारे किस्सों में सुने। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है, रिवर हुगली पे 1651 यहां पे आएगा, किसने रिवर सेटअप किया था? तो आंसर इज इंग्लिश, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने ये अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मर्चेंट्स को बोला था कि उसके वो आसपास सेटल होना चाहते, और यहीं से कुछ टाइम बाद जाते जाते वो बहुत सारा एरिया कब इसी फैक्ट्री के आसपास स्टैब्लिश कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, और 1700 आते आते यहीं पे बनता है फोर्ट विलियम। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ये। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। दादा भाई नौरोजी क्या थे? दादा भाई नौरोजी बिजनेसमैन थे, उसके अलावा कांग्रेस के मेंबर रहे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी कि इंडिया से कैसे ब्रिटिशर्स पैसा लूट के लेके जा रहे हैं। ये इंडियन एमपी बने वहां पे जाके ब्रिटेन में। इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अर्ली मॉडरेट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। अगला सवाल है वैटी टैक्स। वैटी टैक्स फोर्स लेबर थी जो सबको करनी होती थी, उसको वैटी टैक्स कहते थे। अलग अलग टाइप के टैक्स लगते थे, तो ये वैटी फोर्स्ड लेबर थी जो करनी ही होती थी। यहां पे काफी बार सवाल बना है अलग अलग एग्जाम्स में वैटी के ऊपर, तो ये इस तरीके से सवाल बनते रहते। ये कंपलसरी लेबर टैक्स था और ये ऑर्डिनरी पीपल पे लगाया जाता था। विदाउट पे कॉमन लोगों को काम करना पड़ता था। किसके लिए? मोनार्क के लिए या फिर अपने लोकल लैंड लॉर्ड के लिए। सो फ्री में काम करना है, फोर्स्ड लेबर है। अगला सवाल है ह्यूनसांग कब आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? तो बड़ा ऑब्वियस है, जैसा मैंने अभी ऑलरेडी बताया, ज़ुएनज़ांग, ह्यूनसांग, ये एक ही नाम है। ठीक है जी। तो ये इंडिया में आए थे 629 से 645 तक, तो लगभग कितने साल पहले? 1400 साल पहले। ये फिर हर्षा से रिलेटेड, ह्यूनसांग से रिलेटेड ये सवाल। महमूद ऑफ गजनी किसके कॉन्टेम्पररी है? देखिए महमूद ऑफ गजनी वो जिन्होंने हमला किया, सोमनाथ पे हमला किया, हमारे मथुरा के टेम्पलों पे हमला किया। तो महमूद ऑफ गजनी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि 1030 एडी के आसपास इसकी डेथ हो जाती है। पर उससे पहले इंडिया में लूटपाट कर रहा है। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल पे इसने हमला किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे चोलास में कौन रूल कर रहा था? इस टाइम चोलास में रूल कर रहा था राजेंद्र वन। ये राजेंद्र वन इसके बाद राजा बना रहा। तो जब वो इंडिया में आता है, या उसकी मेजॉरिटी इंडिया के जो भी हमले हैं वो उसी टाइम हो रहे जब राजेंद्र वन चोलाओं का राजा है। अब बच्चे यहां कंफ्यूज भी हो सकते थे कि राजा राजा वन भी हो सकता था, पर आप यहां देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब उसने हमला किया है तो नीचे चोलाओं का राजा राजेंद्र वन है। चोला जिनकी कैपिटल थंजावुर में थी, और दो इंपॉर्टेंट राजा कौन थे? राजा वन और राजेंद्र वन। इनको इंपीरियल चोला भी बोला गया क्योंकि इन्होंने इंडिया के बाहर जाके बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई किया, बहुत सारी टेरिटरी ऑक्यूपाई की। सो ये थे वो क्वेश्चंस जो सेकंड ऑफ
दिसंबर को पूछे गए। और एक चीज जो सामने निकल के आती है कि देखिए चोलास के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं और ये अभी भी पूछे जाएंगे एसएससी में। कुछ मॉडर्न नेशनलिस्ट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, रिफॉर्मर्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं और एक आधा सवाल बनेगा राजा राम मोहन रॉय के ऊपर, स्वामी जी के ऊपर, दयानंद सरस्वती जी के ऊपर, ईश्वर चंद विद्यासागर जी के ऊपर। तो ये रिफॉर्मर्स के ऊपर एक ना एक सवाल अभी भी बनेगा और आगे भी बनते रहेंगे। देन हर्षा के ऊपर सवाल बनते आए हैं और ये पैटर्न है, ये हमेशा से बनते आए। गुप्ता के ऊपर एक आधा सवाल बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन है जो आप लोगों को पता होने चाहिए जहां से सवाल बन सकते हैं। सो ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। यहां पे एक क्वेश्चंस को देख के आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस लेवल की तैयारी करनी। बाकी पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री में क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं क्योंकि हिस्ट्री रिपीट ही होनी है। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को एंड फॉलो आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।